सेक्शन 88 इंटरप्लेटर सूट। इंटरप्लेटर सूट क्या होता है, इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक पर्सन है एम नाम का, ये किसी क्लास का मॉनिटर है और इसको एक चीज़ पड़ी हुई मिलती है कहीं पे स्कूल में। तो ये क्लास में जाके पूछता है कि ये चीज़ किसी गुम हुई है क्या। तो मान के चलते हैं कि एक पर्सन है ये, इसने कह दिया कि चीज़ मेरी है, तो एम क्या करेगा, ये चीज़ ए को दे देगा। ठीक है, ये एक सिंपल सी बात है। बट अब बात ये है कि इसने जब क्लास में जाकर पूछा कि ये चीज़ किसकी है, तो उसको एक से ज़्यादा लोगों ने क्लेम कर दिया। मतलब ए ने भी क्लेम कर दिया, बी ने भी क्लेम कर दिया, सी ने भी क्लेम कर दिया। अब इसको समझ नहीं आ रहा है कि ये चीज़ असल में है किसकी। तो ये प्रिंसिपल के पास चला जाता है। प्रिंसिपल के पास जाके बोलता है, सर मेरे को ये चीज़ मिली है, मैंने क्लास में जाके अनाउंस कर दिया कि ये चीज़ किसकी है। तो ये तीन बंदे हैं ए बी सी, क्लेम कर रहे हैं कि मेरी चीज़ है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि असल में ये चीज़ किसकी है। तो आप एक काम कीजिए, राइटफुल जो ओनर है उस चीज़ का वो डिसाइड कर दीजिए, ताकि ये चीज़ मैं उसको दे दूँ। ठीक है, और यहाँ पे बस ये इतनी डिमांड करता है कि मैंने जो ये चीज़ रखी है इसके लिए बस मेरे को छोटी सी पार्टी दे दे, ट्रीट दे दे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एम प्रिंसिपल के पास गया कि इनका राइट डिटरमाइन कर दो, ए बी और सी का। ठीक है, इस केस में प्रिंसिपल क्या करेगा, इनसे पूछेगा भाई किसकी चीज़ है। तो मतलब ये किसी भी तरीके से प्रूव कर देंगे कि मेरी चीज़ है, तो प्रिंसिपल डिसाइड कर देगा कि ये किस बंदे की चीज़ है। तो मान लेते हैं भाई इसका ओनर ए निकलता है कि ये चीज़ ए की है। तो प्रिंसिपल जो है वो मॉनिटर को ये बता देगा कि ये चीज़ ए की है, ए को दे दियो। ठीक है, और उसके बदले जो तेरे को पार्टी चाहिए तो तू अपनी पार्टी ले लियो। ठीक है, ये एक एग्जांपल है। ठीक है, बट अब होता ही है कि एम को कोई चीज़ मिलती है। ठीक है, और यहाँ पे ए बी और सी जो है ये खुद ही प्रिंसिपल के पास चले जाते हैं कि सर हमारी ये चीज़ गुम हुई है, वो एम के पास रखी है, और ए भी कह रहा है मेरी है, बी कह रहा है मेरी है, सी कह रहा है मेरी है। तो प्रिंसिपल इससे बात करेगा कि किसकी है, ये प्रूव कर देंगे। तो उस अकॉर्डिंग प्रिंसिपल बता देगा कि ये चीज़ तेरी है, तू एम से लेना डिजर्व करता है। ठीक है, पहले केस में क्या था, एम गया था प्रिंसिपल के पास। ठीक है, उस केस में इंटरप्लेटर सूट इंस्टीट्यूट होगा। ठीक है, प्रिंसिपल के पास गया तो ये जो पर्सन है ये आपस में इंटरप्रेट करेंगे, आपस में एविडेंस वगैरह से प्रूव करेंगे किसकी चीज़ है किसकी नहीं है। दूसरे केस में क्या हुआ, दूसरे केस में ये खुद ही पार्टी खुद ही चली गई प्रिंसिपल के पास कि हमारा राइट डिटरमाइन कर दो। तो ये एक ऑर्डिनरी सूट है। ठीक है, एम गया तो वो इंटरप्रेटर सूट बन गया, और अगर पार्टी खुद गई है तो वो एक ऑर्डिनरी सूट बन गया। ठीक है, अब इस केस में जो प्रिंसिपल है वो हमारा कोर्ट हो जाता है अगर इंटरप्रेटर सूट का रेफरेंस लेते हैं तो। और जो एम है ये वो पार्टी है जो प्रॉपर्टी डिलीवर करने को तैयार है, और ए बी और सी है ये वो पार्टी है जिनका आपस के अंदर डिस्प्यूट है। तो अब इसको सेक्शन के थ्रू पढ़ते हैं। सेक्शन 88 वेयर इंटरप्रेटर सूट में बी इंस्टीट्यूटेड वेयर टू और मोर पर्सन क्लेम एडवर्सली टू वन अनदर द सेम डेट मनी और अदर प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल। मतलब कि कोई पर्सन है, दो या दो से ज़्यादा, मान के चलते हैं कि दो ही मान के चलते हैं, ए और बी, दो ही पर्सन है। ठीक है, ये किसी प्रॉपर्टी के ऊपर जो मूवेबल इमूवेबल दोनों हो सकती है, मनी के ऊपर क्लेम कर रहे हैं कि मेरा है या मेरा है। मान के चलते हैं थोड़ी सी मनी है, थोड़ी सी प्रॉपर्टी है, तो ए भी क्लेम कर रहा है उसको और बी भी क्लेम कर रहा है उसको। ठीक है, बट जो ये मनी या फिर प्रॉपर्टी रखी है ये किसी एक्स पर्सन के पोजीशन के अंदर रखी है। ठीक है, अब एक्स जो पर्सन है इसके पास जो ये रखी है ये इसको डिलीवर करने को तैयार है। ये ऐसे नहीं है कि ये खुद अपने पोजीशन में रखना चाहता है, खुद यूज करना चाहता है, इसका कुछ इंटरेस्ट नहीं है इसके अंदर। इसके पास रखी है किसी भी तरीके से, ये इनको डिलीवर करना चाहता है, बट इसको ये नहीं समझ आ रहा है कि इसका राइटफुल ओनर कौन है, इसका राइटफुल ओनर ए है या राइटफुल ओनर बी है। तो आगे देखते हैं। Who claims no interest therein other than for charges or cost or who ready to pay or deliver it to rightful claimant। मतलब वही है कि इसके अंदर प्रॉपर्टी के अंदर एक्स का कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस ये बोलता है
कि मैंने जो इसको रखा हुआ था इसको मेरे को चार्ज पे कर देना और मेरी कॉस्ट दे देना, जो भी कॉस्ट वगैरह आई है, ठीक है। Such other person may institute a suit of interpleader against all claimants for the purpose of obtaining a decision as to the person to whom the payment or delivery shall be made and obtain indemnity for himself। मतलब ये बोलता है कि कोर्ट के पास गया, ये कोर्ट को बोलेगा कि राइटफुल ओनर डिसाइड कर दो कि किसका राइट बनता है, ये दो क्लेमेंट है इनमें से, ठीक है। तो मैं उसको ये प्रॉपर्टी डिलीवर कर दूंगा और जो मेरे चार्जेस बनते हैं वो आप मेरे को पे कर देना, ठीक है। सिंपल सी इतनी बात है कि एक प्रॉपर्टी है वो एक्स के पोजेशन के अंदर रखी है, ठीक है। वो इस प्रॉपर्टी को देना चाहता है जो भी इसका राइटफुल ओनर है, ठीक है, जिस बंदे का राइट बनता है ये देना चाहता है। बट अब बात यहाँ पे आ गई थी कि दो बंदे क्लेम कर रहे थे, एक क्लेम कर रहा था और बी क्लेम कर रहा था। तो एक एक्सपोर्ट के अंदर गया, बोला सर ये दो बंदे हैं प्रॉपर्टी क्लेम कर रहे हैं, आप डिसाइड कर दो कि राइटफुल ओनर कौन है, ए है या बी है, मैं उसको प्रॉपर्टी दे दूंगा, ठीक है। और उसके बदले जो मेरे चार्जेज आए हैं वो मेरे को पे कर देना। चार्जेज ये हो सकते हैं कि इसने प्रॉपर्टी रखी हुई थी तो उसका कोई चार्ज हो गया, और जो इसने कोर्ट के अंदर केस लगाया तो उस तरीके का चार्ज हो गया, तो मेरे को कॉस्ट और चार्ज पे कर दो, मैं इनको प्रॉपर्टी देने को तैयार हूँ, ठीक है। आगे इसका प्रोवाइजो पढ़ते हैं। प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी सूट इज पेंडिंग इन विच द राइट ऑफ ऑल पार्टीज कैन प्रॉपरली बी डिसाइडेड, नो सूट ऑफ इंटरप्रेटर शैल बी इंस्टीट्यूटेड। अब जो अपन दूसरा एग्जांपल देखा था उसके अंदर क्या था कि पार्टी खुद ही चली जाती है कोर्ट के पास कि अपना राइट डिटरमाइन करने के लिए। तो उस केस में क्या है कि एक्स की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, एक्स को कोई सूट लगाना ही नहीं पड़ा, ठीक है। अपन ने देखा था कि अगर मॉनिटर सूट फाइल करता है तो वो इंटरप्रेटर सूट होगा, अगर पार्टी खुद फाइल करती है सूट तो वो ऑर्डिनरी सूट होगा। तो यहाँ पे पार्टी प्रोवाइजर के अकॉर्डिंग पार्टी खुद ही चलेगी कोर्ट के अंदर, तो ये ऑर्डिनरी सूट माना जाएगा, ठीक है। सेक्शन 88 इंटरप्रेटर सूट के साथ हम पढ़ते हैं ऑर्डर 35। इसके अंदर 6 रूल्स दिए गए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रूल देखते हैं, प्लेंट इन इंटरप्रेटर सूट। इन एवरी सूट ऑफ इंटरप्रेटर द प्लेंट शैल इन एडिशन टू अदर स्टेटमेंट नेसेसरी ऑफ प्लेंट। मतलब कि फर्स्ट रूल में ये बता दिया कि जो प्लेंट जाएगी इंटरप्रेटर सूट में उसमें और क्या क्या चीज़ें बताई जाएगी, ठीक है। फर्स्ट तो ये बताया जाएगा प्लेंटिव क्लेम नो इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर इन डिस्प्यूट अदर देन द चार्ज और कॉस्ट। कि जो प्लेंटिव है जो केस लगा रहा है इंटरप्रेटर का, वो चार्ज और कॉस्ट के अलावा कोई भी चीज़ इस सूट के अंदर क्लेम नहीं करता, उसका सब्जेक्ट मैटर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बी पॉइंट के अंदर बता रहा है द क्लेम मेड बाय द डिफेंडेंट आर सेवरली। बी में बता दिया कि जितने भी डिफेंडेंट होंगे ना इसके अंदर वो सारे अलग अलग क्लेम लेके आएंगे अपना, ठीक है। सी देयर इज नो collusion बिटवीन द प्लेंटिफ एंड एनी ऑफ द डिफेंडेंट। सी क्लोज हमें ये बता रहा है कि जो ये प्लेंटिफ है और जो इस केस के अंदर डिफेंडेंट होंगे इनका आपस में कोई collusion नहीं है, मतलब इनका आपस में कोई इशू नहीं है। प्लेंटिफ है, इसके पास प्रॉपर्टी रखी, इसको डिलीवर करना चाहता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डिलीवर करने से मना कर रहा है। सी क्लोज के अंदर इतना ही बताया है कि प्लेंटिफ का और डिफेंडेंट का आपस में कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं है, ठीक है। Rule 2. Payment of thing claimed into court. Where the thing claimed is capable of being paid into the court or placed in the custody of court, the plaintiff may be required to so pay or place it before he can be entitled to any order in the suit. B के सेकंड सब रूल के अंदर ये बता दिया कि प्लेंटिफ के पास जो मनी या फिर जो प्रॉपर्टी रखी है अगर वो कोर्ट के अंदर पे करी जा सकती है या फिर कोर्ट की कस्टडी के अंदर प्लेस करी जा सकती है, मतलब किसी भी तरीके से कोर्ट के अंदर रखी जा सकती है ये, तो वो उसको कोर्ट के अंदर रख देगा, ठीक है। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो कोर्ट के अंदर नहीं रखी जा सकती, मतलब कोई लैंड है या फिर कुछ और चीज़ है जो कोर्ट के अंदर नहीं रखी जा सकती, तो कोर्ट बोलेगा प्लेंटिफ को भाई आप अपने पास रखो, जब इनका राइट डिटरमाइन हो जाएगा उस टाइम आपको बुला लेंगे डिलीवरी के लिए, ठीक है। और इतनी बात है कि आप कोर्ट के अंदर उसको रख सकते हो तो रख दीजिए, क्योंकि कल को फिर जब राइट डिसाइड हो इनका तो आपको ना बुलाना पड़े बीच में। रूल 3. प्रोसीजर वेयर डिफेंडेंट इज सुइंग प्लेंटिफ। वेयर एनी ऑफ द डिफेंडेंट इन इंटरप्रेटर सूट इज एक्चुअली सुइंग द प्लेंटिफ इन रिस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट। बता दिया कि जहाँ जो डिफेंडेंट है वो प्लेंटिफ को मतलब इस प्रॉपर्टी के लिए केस कर देता है प्लेंटिफ के ऊपर,
in the court which the suit against plaintiff is pending shall on being informed by the court in which the interpleader suit has been instituted stay the proceeding as against him and all and his ghost in the suit so stayed may be provided for in such suit but if insofar as they are not provided for in that suit may be added to his cost incurred in the interpleader suit। मतलब कि एक तरफ तो डिफेंडेंट ने इसके ऊपर केस कर दिया कि यहाँ पे भाई प्रॉपर्टी वगैरह डिलीवर नहीं कर रहा किसी भी तरीके से, दूसरी तरफ प्लेंटिफ जो है वो इंटरप्लीडर सूट ले आया। तो ऐसे कहा गया है कि इस प्रोसीडिंग को स्टे कर देंगे और इसकी कॉस्ट जो है वो इंटरप्लीडर सूट के अंदर यूज कर लेंगे। ठीक है। रूल 4 क्या बताता है कि फर्स्ट हियरिंग पे क्या होगा। फर्स्ट हियरिंग पे ये हो सकता है कि फर्स्ट सब रूल अपने को ये बताता है कि इसका जो एक क्लोज है प्लेंटिफ को बोल देंगे भाई तेरी ज़रूरत नहीं है केस के अंदर, तेरे को डिस्चार्ज करते हैं, तेरी कॉस्ट पे कर देंगे। ठीक है। और जो मूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह जो भी किसी भी तरीके प्रॉपर्टी या मनी जो है अगर कोर्ट के अंदर रखी जा सकती है, जो अपने रूल 2 के अंदर पढ़ा था, कोर्ट के अंदर प्लेस करी जा सकती है तो कोर्ट के अंदर रख जा, नहीं तो तुम घर पे जाते इसको बाद में बुला लेंगे जब केस का फाइनल डिस्पोजन करेंगे। ठीक है। और इसके क्लोज बी के अंदर कोर्ट को लग रहा है कि प्लेंटिफ को या सारी जितनी पार्टी है उनको रिटेन करके रखना चाहिए, तो फाइनल डिस्पोजल तक सबको रिटेन करके रखेंगे। इसको बोलेंगे भाई यहीं पे बैठा रहो, कहीं नहीं जाना। ठीक है। सब रूल 2 के अंदर ये बता दिया कि पार्टी के एडमिशन या एविडेंस से ही प्रूव हो रहा है। फर्स्ट हियरिंग पे ही एडमिशन कर लिया पार्टी ने, ठीक है, दूसरे ने ऑब्जेक्ट नहीं किया, अगर एविडेंस से प्रूव हो गया कि किस बंदे का राइट बनता है तो सूट वहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि सूट था ही इस बात का कि राइट ही डिटरमाइन करना था, फर्स्ट हियरिंग पे डिटरमाइन हो गया एडमिशन से एविडेंस से, तो सूट वहीं खत्म। सब रूल 3 के अंदर बता दिया कि जहाँ पार्टी एडमिट नहीं करती, ठीक है, उस केस में क्या होगा, क्लोज ए के अंदर बता दिया कि इशू फ्रेम कर देंगे और उसका ट्रायल स्टार्ट कर देंगे। क्लोज बी के अंदर बता दिया कि जैसे एक प्लेंटिफ होता है और एक डिफेंडेंट है। अब यहाँ पे अपने 2 चीज़ें देखी थी, फर्स्ट में प्लेंटिफ को घर पे भेज रहे थे, दूसरे में सबको बिठा के रख रहे थे प्लेंटिफ को भी। तो अगर प्लेंटिफ को बिठा के रख लिया तो डिफेंडेंट में से एक बंदे को प्लेंटिफ बना देंगे। ठीक है। जो इसके प्लेंटिफ से थोड़ा विचार मिलता हो जिसका, ठीक है, जो ज़्यादा लग रहा हो कि हाँ इसका राइट बनता है। या फिर अगर प्लेंटिफ को घर पे भेज दिया तो दूसरे बंदे को प्लेंटिफ बना देंगे। लोफर थे हरियाणा के, लोफर थे हरियाणा के। रूल 5 एजेंट एंड टैलेंट। रूल 5 एजेंट एंड टेनेंट में नोट इंस्टीट्यूट इंटरप्लेटर सूट। मतलब कि जो एजेंट होता है और जो टेनेंट होता है ये इंटरप्लेटर सूट नहीं फाइल कर सकता। ठीक है। ये देख लेते हैं, एजेंट किसका होता है, प्रिंसिपल का होता है, टेनेंट का क्या होगा, लैंडलॉर्ड। तो ये इनके खिलाफ इंटरप्लेटर सूट फाइल नहीं कर सकते। देखते हैं, नथिंग इन दिस ऑर्डर शैल बी डीम्ड टू एनेबल एजेंट टू सू दियर प्रिंसिपल और टेनेंट टू सू दियर लैंडलॉर्ड। इसके अंदर ये बता दिया कि एजेंट है जो अपने प्रिंसिपल के ऊपर इंटरप्लेटर सूट नहीं लेके आ सकता, टेनेंट है अपने लैंडलॉर्ड के ऊपर इंटरप्लेटर सूट नहीं लेके आ सकता, बट for the purpose of compelling them to interplead with any person other than making claim through such principal or landlord। ये एक जनरल रूल है, एजेंट प्रिंसिपल पे इंटरप्लेटर सूट नहीं लाएगा, टेनेंट लैंडलॉर्ड पे इंटरप्लेटर सूट नहीं लेके आएगा। बट इसकी इलिस्ट्रेशन दी गई है, इलिस्ट्रेशन में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो बताती है कि कब सूट फाइल कर सकते हैं। फर्स्ट इलिस्ट्रेशन है, इसके अंदर ये बता दिया कि ए डिपॉजिट ए बॉक्स ऑफ ज्वेल विद बी एज इज एजेंट। ये जो है इसने एक ज्वेलरी बॉक्स अपने एजेंट को दे दिया, इसका नाम बी है। ठीक है। और सी आ गया, सी क्लेम्स दैट द ज्वेल वर wrongfully obtained from him by A।
अब सी पर कट हो गया। सी ये बोल रहा है बी को कि बी भाई मेरी बात सुन, जो ये तेरे को ज्वेलरी दी है ना ए ने, ये ए की नहीं है, ये ए ने मुझसे चुराई थी, तो तू एक काम करिए ज्वेलरी तू मुझे डिलीवर कर दे। आगे क्या है, एंड क्लेम्स देम फ्रॉम बी, ठीक है, बी कैन नॉट इंस्टीट्यूट एंड इंटरप्लेटर सूट अगेंस्ट ए एंड सी। तो अब इंटरप्लेटर सूट की बात है, तो बी जो है वो किसी के खिलाफ इंटरप्लेटर सूट नहीं लेके आ सकता। क्यों? क्योंकि ये ज्वेलरी ए ने बी को दी है, ठीक है, मतलब सिंपल ये बता दे कि मेरी चीज है तुम रख ले एक बारी, आगे कुछ नहीं बोला। सी पर कट हो गया, कहीं से इसको बहकाने लग गया, बी मेरे से चोरी करी थी, ये नहीं ये करा था वो करा था। बी बोलेगा भाई मेरा कोई लेना देना नहीं है इससे, ए ने मेरे को दी थी, मैं तो ए को ही लौटाऊंगा, मैं तेरे को नहीं देता। इस केस में बी को पता है भाई राइटफुल ओनर कौन है ज्वेलरी का, राइटफुल ओनर ए है, तो ये ज्वेलरी बॉक्स को ए को डिलीवर कर देगा, ठीक है, यहाँ पे इंटरप्लेटर सूट नहीं आ सकता, ठीक है। तो बी कंडीशन के अंदर क्या होता है, बी के अंदर ये बता दिया कि ए ने ए डिपॉजिट ए बॉक्स ऑफ ज्वेलरी विद बी एज हिज एजेंट। ए ने ज्वेलरी बॉक्स दिया बी को, ठीक है, आगे he then write to C for the purpose of making the jewel a security for debt due from himself to C। एक बंदा है C, A ने B को ये बोल दिया कि B भाई जो ये C बंदा है ना, मैंने इससे एक लोन ले रखा था, ठीक है, तो ये ज्वेलरी जो है मैं एज ए सिक्योरिटी रख रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं कल को लोन पे ना करूँ तो तू ये ज्वेलरी उठा के C को दे दियो, ठीक है। आगे देखते हैं, A afterward alleged that C's debt is satisfied and C alleged the contrary। फिर बाद में क्या हुआ, बाद में ये हुआ कि A ने बोल दिया B को, बोला भाई मेरा जो ये लोन था ये पूरा हो गया, अब ये ज्वेलरी C को देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बट C बोलता है भाई नहीं लोन पूरा हुआ, मैं तो रखूंगा ज्वेलरी, मेरा हक बनता है, उसने लोन नहीं पूरा किया, वो तेरे को झूठ बोल रहा है, ठीक है। इस केस में अब B फंस गया। आगे बोथ क्लेम्स द ज्वेल फ्रॉम बी, दोनों ही बी से ज्वेलरी मांग रहे हैं। एक कह रहा है कि क्लेम पूरा हो गया, एक कह रहा है कि लोन पूरा हो गया मेरे को वापस कर, सी कह रहा है कि नहीं लोन पूरा नहीं हुआ तो ये मेरे को दे, ठीक है। अब बी में इंस्टीट्यूट एंड इंटरप्लेटर सूट अगेंस्ट ए एंड सी। अब यहाँ पे पंगा पड़ गया, अब ए ने जो ज्वेलरी डिलीवर करी थी बी को, पर ये भी बोल दिया था कि ये लोन के लिए रखी है तो सी को डिलीवर कर दियो, ठीक है। अब ये कह रहा है कि मैंने लोन पे कर दिया, सी कह रहा है मैंने लोन पे नहीं किया, तो अब बी को नहीं समझ आ रहा कि ज्वेलरी का राइटफुल ओनर कौन है। इस केस में बी जो है वो कोर्ट के पास जाएगा और इंटरप्लेटर सूट इंस्टीट्यूट करेगा और ये बोलेगा सर मेरे पास प्रॉपर्टी है, मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, पर बात ऐसे है कि मुझे समझ नहीं आ रहा राइटफुल ओनर कौन है, ये है ऐसी है, तो आप बताओ कौन है राइटफुल ओनर, आप डिसाइड करो तो मैं उसको ये डिलीवर कर दूंगा, ठीक है। फर्स्ट इलिस्ट्रेशन के अंदर क्या था कि ए ने इसको डिलीवर करी थी, सी धक्के से आगे कहता भाई ए ने चोरी करी थी, ए बी को यहाँ पे सीधा पता था कि भाई ये चोरी है, मेरे को कोई लेना देना नहीं, ए ने दी थी मेरे को, तो मैं ए को डिलीवर करूंगा, ठीक है। अब बी इलिस्ट्रेशन में ये है कि ए ने बी को डिलीवर करी और बोला भाई सी को दे दियो अगर मैं इसका लोन ना चुका हूँ, फिर बाद में कहता है कि मैंने इसका लोन चुका दिया और सी कहता है कि नहीं चुकाया, तो ये दोनों ही क्लेम कर रहे थे ज्वेलरी को। तो बी गया कोर्ट में और बोला सर ऐसे ऐसे बात है, मेरे को तंग कर रखे हैं, मेरे को बचा लो, मेरा दिमाग खराब है। तो जो कोर्ट है वो बता देगा कि राइटफुल ओनर कौन है, उस अकॉर्डिंग बी ज्वेलरी को दे देगा, डिलीवर कर देगा, ठीक है। अब बात आती है रूल 6 की, चार्जेस फॉर प्लेंटिव्स कॉस्ट। When the suit is for property instituted, the court may provide for the cost of original plaintiff by giving him charge on thing claimed or in some other effectual way। इसमें ये बता दिया कि जो प्लेंटिफ अब कर रहे हैं, जो बंदा परेशान है उसको उसकी कोर्ट दिलवा, उसको उसकी
कोस्ट दिलवा दी जाएगी, या फिर किसी और तरीके में उसको जो भी मतलब कोस्ट के बराबर कोई भी चीज़ होगी वो दिलवा दी जाएगी। जो मतलब प्लेंटिफ के राइट की बात होती है कि प्लेंटिफ को कोस्ट जो है या चार्ज है जो भी है उसको मिल जाएगा। 6 रूल के अंदर सिर्फ इतनी सी बात है। तो इसका एक ब्रीफ व्यू ले लेते हैं। अपने सेक्शन 88 के अंदर इंटरप्लेटर सूट बताया गया है, ठीक है, और सेक्शन ऑर्डर 35 के अंदर इंटरप्लेटर सूट से रिलेटेड जो भी रूल्स दिए गए हैं इसके अंदर 6 रूल्स हैं, ठीक है। फर्स्ट रूल बताता है कि प्लेंट के कंटेंट क्या क्या होंगे। इसमें बता दिया है कि प्लेंटिफ का इंटरेस्ट नहीं है, डिफेंडेंट है वो अलग अलग क्लेम लेके आएंगे आपका, और जो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट है इनका आपस में कोई रोड़ा नहीं है। बी, जो प्लेंटिफ के पास प्रॉपर्टी रखी है वो कोर्ट बोलेगा भाई कोर्ट में जमा करवाई जा सकती है तो आप जमा करवा दीजिए, अगर नहीं करवाई जा सकती तो रखो अपने पास, क्या इलाज है। सी के अंदर ये कह दिया कि एक तरफ तो इंटरप्लेटर सूट चल रहा है और एक तरफ डिफेंडेंट ने ही प्लेंटिफ पे मतलब जो बंदा क्लेम कर रहा है उसने ही प्लेंटिफ के ऊपर सूट कर रखा है, तो ऊपर वाले को स्टे करके ये वाला चलाएंगे इंटरप्लेटर सूट वाला, और इसकी कॉस्ट इसके अंदर एडजस्ट कर देंगे। 4 के अंदर बताया कि फर्स्ट हियरिंग पे क्या होगा। फर्स्ट हियरिंग पे या तो प्लेंटिफ को घर पे भेज देंगे या उसको वहीं बैठा लेंगे, ठीक है। अगर फर्स्ट हियरिंग पे ही एडमिट हो जाता है किसका राइट है तो केस वहीं रफा दफा हो जाएगा। अगर डिसाइड नहीं होता है तो चार्ज फ्रेम करेंगे और उस पर आगे प्लेंटिफ और डिफेंडेंट में कौन किसको क्या बनाना वो देखेंगे, ठीक है। आगे रूल 5 के अंदर देखा एजेंट और जो टेनेंट है वो प्रिंसिपल और लैंडलॉर्ड के ऊपर इंटरप्लेटर सूट नहीं लेके आ सकते, क्योंकि भैया अगले को पता है मेरा प्रिंसिपल कौन है, इसको पता है मेरा लैंडलॉर्ड कौन है, तो नहीं सूट लेके आएंगे। और एक्सेप्शनल कंडीशन आपने देखी जो लोन वाली, उसके अंदर ये परेशान हो गया, नहीं समझ आ रहा कि कौन है मेरा प्रिंसिपल, तो उस कंडीशन में ये इंटरप्लेटर सूट ले आएगा। और 6 रूल के अंदर ये बता दिया कि जो ये बंदा परेशान हो रहा है जिसको बार बार प्लेंटिफ बोल रहे हैं इसको इसकी कॉस्ट दिलवा देंगे, चाहे वो किसी भी तरीके से दिलवानी पड़ो, इसका हक नहीं मानने देंगे, ठीक है। लो फर्क हरियाणा के, लो फर्क हरियाणा के।